हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुरस्कार उन्होंने 8वीं बार जीता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी भी और फुटबॉलर ने 8 बार बैलन डी ओर पुरस्कार नहीं जीता है। मेसी ने पहली बार 2009 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता था और अब 2023 में 8वीं बार जीता है। दोस्तों, अगर हम बात करें महिला श्रेणी की, तो महिला श्रेणी में बैलन डी ओर पुरस्कार स्पेन की एटाना बोनमती ने जीता है। मेसी ने कब कब बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो पहली बार 2009 में, फिर 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में, 19 में, 21 में और अब 2023 में। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है बैलन डी ओर पुरस्कार की, तो इसके बारे में भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो द बैलन डी ओर 1956 से फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। तो दोस्तों, फ्रांसीसी समाचार पत्रिका है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, तो उसके द्वारा 1956 से बैलन डी ओर पुरस्कार दिया जाता है और यह जो पुरस्कार है ये फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को सबसे अधिक बार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता है। यहां पर बात आई है पुरस्कार की, तो 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 दिया गया है अरुंधति राय को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है। डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोइता गुप्ता को दिया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से गंजम जिला को सम्मानित किया गया है, जो कि ओडिशा का एक जिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 AB के प्रसाद को दिया गया है। और याद रखिएगा कि ये जो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है और ये जो एंजेला मर्केल हैं ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के अलावा आपको हमारे साथ 10 मिनट अमृत सीरीज के साथ भी जुड़ना है। 10 मिनट अमृत सीरीज का जो वीडियो है वो आपको रोज सुबह 11 बजे प्राप्त होगा, तो आप 11 बजे हमसे जरूर जुड़िएगा। उसमें भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडीकर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात यह की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है, तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? आंसर हो जाएगा पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी देशों को FATF ने अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कैमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है कि जो बुल्गारिया देश है
उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों समझते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है और इसका गठन 1989 में पेरिस में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें किया गया था और इसका गठन किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए। इसका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और जो आतंकवादियों को फंडिंग होती है उसको रोकना। दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट को जारी किया जाता है। तो अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो इसमें जो देश रखे जाते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है और इसके अलावा उन देशों को जो कमियां बताई जाती हैं उनको पूरा करने के लिए भी कहा जाता है और इन देशों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, यानी इन देशों की जो बाहर से जो फंडिंग होती है उसको भी थोड़ा रोका जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष याद रखिएगा टी राजा कुमार हैं। अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज में डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। जैसे गैट का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। नाटो का मुख्यालय याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है और अफ्रीकी एकता संगठन का जो मुख्यालय है वो है आदिस अबाबा में। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में और विश्व बैंक का मुख्यालय याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में है। तो ये है विश्व के कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 8 लाख। तो दोस्तों झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में अबुआ आवास योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है और इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाए जाएंगे जो गरीबों और जरूरतमंदों को फ्री में प्रदान किए जाएंगे। तो सरकार के द्वारा 16,320 करोड़ रुपए की लागत से इन आवासों का निर्माण किया जाएगा और ये जो आवास हैं 3 चरण में बनाए जाएंगे। तो अबुआ आवास योजना के तहत 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला 3 कमरों का पक्का मकान और 1 किचन बनाया जाएगा और यही मकान गरीबों और जरूरतमंदों को प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं झारखंड की बेसिक जानकारी की। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह बिहार राज्य से अलग हुआ था। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पर विधानसभा की 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6, लोकसभा की 14 और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए अभी हाल ही में एक विधेयक पास किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी थी। झारखंड राज्य हर साल 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और दोस्तों झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उच्च न्यायालय के नए भवन का भी अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 को जारी किया है। आउटलुक का मतलब यह है दोस्तों कि आगे की बातें बताई गई हैं कि ये दुनिया ऊर्जा पर किस प्रकार से निर्भर रहेगी और किस प्रकार से ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के अनुसार जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी, यानी 2030 तक जीवाश्म ईंधन की जो मांग है बहुत अधिक हो जाएगी। दोस्तों इस आउटलुक में बताया गया है कि जो वैश्विक उत्सर्जन तापमान है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की राह पर है, यानी कि जो वैश्विक उत्सर्जन तापमान है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी, यानी इसका मतलब यह है कि 2030 से पहले तेल और प्राकृतिक गैस की जो मांग है वो बहुत अधिक होगी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट में पिछले कुछ दशकों में भारत के ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव की सराहना भी की गई है, यानी कि भारत ने जिस प्रकार से बदलाव किए हैं इसकी भी सराहना की गई है इस आउटलुक में। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा भारत में 2050 तक एयर कंडीशनर वाले घरों की संख्या 9 गुना बढ़ जाएगी। तो इस आउटलुक में ये पॉइंट भी बताया गया है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। तो इसको स्थापित किया गया था नवंबर 1974 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। कार्यकारी निदेशक हैं
फातेह बिरोल और यह एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नीति सिफारिशें, विश्लेषण और डेटा प्रदान करना इसका काम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा की सुविधा प्रदान की है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। देखिए, कुछ समय पहले ऐसी ही न्यूज श्रीलंका से आई थी, तो श्रीलंका ने भी फ्री वीजा पॉलिसी को लागू किया था। अब थाईलैंड ने भी फ्री वीजा पॉलिसी को शुरू किया है। तो थाईलैंड ने भारत और ताइवान के नागरिकों के लिए वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। तो अगले 6 महीने तक भारतीय पर्यटक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड की सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो 30 दिनों तक बिना वीजा के थाईलैंड में रह सकते हैं और घूम सकते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के इस कदम का जो उद्देश्य है वो थाईलैंड के पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों, बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी बैंकॉक है। सम्राट है यहाँ के वज्रालोंगकॉर्न और प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन और यहाँ की करेंसी है थाई बात। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है? आंसर हो जाएगा 1.68 लाख लोगों की। तो भारत में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि 4.43 लाख लोग घायल हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में यह बात कही गई है। दोस्तों, 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 9.4% की वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़े भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में सड़कों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका काम होता है जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनका रखरखाव करना। तो इसको स्थापित किया गया था 1995 में और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। और दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेठी में। तो दोस्तों, अमेठी जिले में भादर के त्रिशुंडी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए की लागत से बने SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया है। और ये जो लोकार्पण है योगी आदित्यनाथ जी, स्मृति जुबिन ईरानी और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट में करीब 900 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को 7 हवाई अड्डों की सुरक्षा दी गई है और ये 7 हवाई अड्डे हैं अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद और आजमगढ़। योगी सरकार ने सीएम ग्रिड योजना को लागू करने के लिए URIDA की स्थापना अभी हाल ही में की है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति बंधन अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। इसके अलावा गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड DX का उद्घाटन किया है। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। इसके अलावा आगरा में ताज कार्निवल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय किया जाएगा? आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय किया जाएगा और ये जो विलय है ये 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा। दोस्तों, बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो यह एक भारतीय लघु वित्त बैंक है। इसको 1996 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। इसके अध्यक्ष राज विकास वर्मा है। MD और CEO संजय अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, केरल के सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं।
2022 तक केरल में सोने के कारोबार का जो मूल्य था वो 1 लाख करोड़ से अधिक था। हॉलमार्क क्या होता है? तो दोस्तों, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आदि की जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उन पर एक ऑफिशियल चिन्ह या मोहर लगाई जाती है, उसी को हम हॉलमार्क बोलते हैं। केरल के सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना है। केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की बात करें तो केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुअनंतपुरम में बनाई गई है। केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले अभी हाल ही में सामने आए थे। केरल राज्य में लकी बिल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव अभी हाल ही में पारित किया था। केरल की बेसिक जानकारी की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में ही स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा इसका गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है, तो उसमें ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ को केवल 13.22 सेकेंड में पूरा किया है, जिससे उनका रिकॉर्ड टूट गया है। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इसका आयोजन 26 अक्टूबर से गोवा में शुरू हुआ है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट शामिल हुए हैं। और राष्ट्रीय खेलों का जो पहला आयोजन है वो 1924 में किया गया था। 1924 से 1938 तक इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1940 में इसका नाम नेशनल गेम्स कर दिया गया था। 2023 में नेशनल गेम का शुभंकर है मोगा और 2023 का आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। इससे पहले गुजरात में 36वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत और किस देश के बीच काजिंदा अभ्यास 2023 शुरू हुआ है? कजाकिस्तान। भारत में सबसे अधिक कैंसर की दर वाला राज्य कौन बना है? मिजोरम। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है? भारत। मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक हॉलीवुड अभिनेता थे। देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च की है? रिलायंस जियो ने। साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? NTCA के द्वारा। अनीस भानवाला ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है और ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। फेड कप महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, स्थापना 1963 में। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, स्थापना 1941 में। फीफा विश्व कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1930 में। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1949 में। ओबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1957 में। मर्केडा कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है और पुरुषों के गोल्फ से रिलेटेड है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल बताया हुआ था। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। CP राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।